हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज हम करने वाले हैं जो आपका राष्ट्रीय परिदृश्य है, जो थ्योरी के पार्ट में दिया गया है, उसको हम एमसीक्यू के फॉर्म में करेंगे। और आपका ये एमसीक्यू किस प्रकार से होगा, ये आपका एमसीक्यू आपका नीचे एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, क्वेश्चन आंसर दिया रहेगा, बायलिंगुअल दिया रहेगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिया रहेगा, मतलब इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं होगा। और कुछ क्वेश्चन जो आपका है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 80% क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में है। दो चार ही क्वेश्चन आपका क्या है, उस मतलब ये कोई स्टेटमेंट नहीं होगा। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का नीचे आपका स्टेट मतलब एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ताकि आपको उससे भी कुछ फैक्ट याद हो सके। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर आपका जो पिछले 3-4 महीने में कुछ करंट अफेयर बने हैं वो सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, जैसे कुछ करंट अफेयर आपका जो फर्स्ट वाली जो आई दृष्टि थी उसमें बने थे, तो वो हमने करवा दिया है। उसका भी एक उसी प्लेलिस्ट में है, वहां पर उससे जाकर देख, ऐसे ही सेम टू करवाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है। आप देखेंगे बुक अपना, तो ये सब क्वेश्चन आपको वहां पर मिल मतलब ये सब थ्योरी के पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर 2025 को चुनाव में कौन निर्वाचित हुए। तो जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव था वो कब हुआ, ये 9 सितंबर 2025 को। मतलब चुनाव में कौन निर्वाचित हुए, तो यहाँ पर कौन है, सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन ये निर्वाचित हुए। अब यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन आपका क्या कहते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर 9 सितंबर 2025 को हुए चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने, 15वें नंबर पे के उपराष्ट्रपति बने। उन्हें 452 प्रथम वरीयता मत मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को कितना मत मिला, तो उनको 300 मत मिले। तो याद रख लेंगे उनको कितना वोट मिला, उनको 300 वोट मिला है। और जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं इनको कितना वोट मिला है, तो इनको मिला है तीन, मतलब इनको बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिला है। और जो जीते हैं, जिनका नाम क्या है, सीपी राधाकृष्णन, एनडीए के उम्मीदवार थे, इनको 452 वोट मिला है। तो ये भी याद रख लेंगे किनको कितना वोट मिला है। तो इससे क्या होता है, आपको ये सब क्वेश्चन अगर आप पेपर में आ जाएगा तो आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए क्या कर रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार के पद्धति से होता है। करें, जो भारत का उपराष्ट्रपति चुनाव है वो किस प्रकार की पद्धति से लिया जाता है, तो ये बताना है किस प्रकार से पद्धति। तो ये किस प्रकार की पद्धति से, एकल संगठन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से ये लिया जाता है। किससे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। देखिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत, एसटीवी, याद रख लेंगे, एसटीवी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो एकल संक्रमणीय मत से होता है और मतदान गुप्त होता है। तो ये याद रख लेंगे, आपको कौन सा हो जाएगा, सी वाला, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पर देखिए अभी उसी के बारे में क्वेश्चन है आपका। करें, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। करें, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरा कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित चुने जाते हैं। करें, केवल लोकसभा के, अभी हमने बताया था ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, पहला स्टेटमेंट आपका सही होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा, करेक्ट पूछ रहा है तो यहाँ पर पहला वाला करें। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका चुनाव संसद के दोनों सदनों, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा नामांकित सदस्य द्वारा किया जाता है, ना कि केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो मतलब दोनों, मतलब जो संसद के सदस्य होते हैं वो दोनों लोग करते हैं मिलकर। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या करें, दोनों स्टेटमेंट पढ़िए। एक मिनट, हाँ, दोनों स्टेटमेंट करें। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या बीमारी के समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। कहें, जो उपराष्ट्रपति होता है या राष्ट्रपति बीमारी के समय क्या करते हैं, तो ये वो कार्यवाहक
राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये आपका दोनों ही स्टेटमेंट आपका क्या है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। यहाँ पर देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है, मतलब सी वाला सही है। करें भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष होता है। साथ ही राष्ट्रपति के पद रिक्त होने या अनुपस्थित या बीमारी के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार का निर्वहन करता है। तो ये याद रख लेंगे, ये सब अभी आपका स्टैटिक्स ही चल रहा है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ था, इसमें के क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पहला स्टेटमेंट आप पढ़िए, करें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का उद्देश्य 130 एनसीएपी शहरों की वायु गुणवत्ता और शहर कार्य योजना के तहत गतिविधियों के कार्यान्वयन के आधार पर रैंकिंग करना है। तो जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है इसके तहत कर रहे हैं, किसके तहत ये कह रहे हैं, जो 130 एनसीपी के तहत वायु गुणवत्ता मतलब शहरों को लक्षित किया गया है यहाँ पर। दूसरा कह रहे हैं वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुरू किया था। कह रहे हैं इसको किसने शुरू किया था, तो कह रहे हैं इसको शुरू किया था 2019 में। 2019 में किसके द्वारा शुरू किया गया था, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो बताइए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा आपको क्वेश्चन मतलब बनाया गया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी वाज लॉन्च्ड इन 2019 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2019 शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी का हिस्सा है। तो याद रखेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का ही हिस्सा है। इसका मकसद 130 शहरों की वायु गुणवत्ता और कार्य योजनाओं के आधार पर रैंकिंग प्रदान करना। तो दोनों ही आपका सही है। कब शुरू किया गया था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, 2019 में शुरू किया गया था, याद रख लेंगे कब, 2019 में। और देखिए थे इस पे क्वेश्चन है, हाँ कर रहे हैं, नहीं इस पे अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बार हम रैंकिंग देख लेते हैं कि कौन सा यहाँ पर रैंकिंग है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। ठीक है, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में एक बार हम रैंकिंग देख लेते हैं क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आपका आया है। अगर हम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देखते हैं शीर्ष 3 शहर कौन कौन से हैं ये बताना है। अगर हम 10 लाख से, अगर हम ये कहते हैं कि 10 लाख से ऊपर के शहर बताइए, 10 लाख से जो ऊपर है, ठीक है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं इनकी बात कर रहे हैं। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन सा शहर पहले स्थान पे आता है, तो पहले स्थान पे याद रख लेंगे इंदौर आता है। तो कौन आता है, इंदौर आता है। दूसरे स्थान पे कौन सा आता है, तो दूसरे स्थान पर जबलपुर आता है। तो याद रख लेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के आधार पर पहले इंदौर आएगा, दूसरा जबलपुर आएगा, ये मध्य प्रदेश का है। और तीसरा कौन आएगा, तीसरे में दो मतलब सिटी है, कौन सा, एक आगरा है, याद रख लेंगे आगरा, और कौन सा है, आगरा और सूरत है। तो ये दोनों याद रख लेंगे, आगरा और सूरत। तो इंदौर, जबलपुर, आगरा और सूरत ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पर है, और ये क्या सा आपका तीसरे स्थान पर है, ये आगरा और सूरत। ठीक है, तो ये तीनों अब 10 लाख से ऊपर की श्रेणी के हैं ये। ठीक है, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से ऊपर की श्रेणी में आपका इंदौर, जबलपुर और आगरा और सूरत आ जाता है। अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, हम ये कहते हैं कि जो आपका 3 से 10 लाख की श्रेणी में कौन कौन से हैं, 3 से 10, ये ज़्यादा नहीं पूछेगा, 3 से 10 लाख जो जनसंख्या है उसकी श्रेणी में। तो यहाँ पर पहला किसका नंबर आ जाता है, तो पहला नंबर आता है अमरावती। अमरावती कहाँ है, तो अमरावती आपका महाराष्ट्र में पड़ जाता है। दूसरा नंबर किसका आता है, मुरादाबाद और झांसी। तो मुरादाबाद और झांसी, ठीक है, तो और झांसी का नंबर आता है, तो झांसी का नंबर आता है, ये मुरादाबाद और झांसी नंबर दूसरा आता है। तीसरा नंबर किसका आता है, अलवर का। अलवर कहाँ है, तो अलवर है अलवर राजस्थान में है, तो अलवर, ठीक है, तो अलवर ये राजस्थान। इतना ही सिर्फ याद कर लेंगे। पहला तो आपको याद रखना है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर, जबलपुर, आगरा और सूरत। पूछेगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि आगरा के रैंक किस में है, तो आप कहेंगे 10 लाख से अधिक जनसंख्या में तीसरे स्थान पर है, सूरत के साथ मिला है। ठीक है, मतलब
सूरत भी तीसरे थे, ये भी। और 3 से 10 लाख में अमरावती मुरादाबाद याद रख लेंगे, बस इतना याद रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा ये बताइए, अभी हम जैसे ये कह रहे हैं कि ये तो हम इस पूरे इंडिया लेवल पे देखें, अगर हम कहते हैं वायु सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश की स्थिति में क्या है, तो वायु सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश की स्थिति में श्रेणी 1 और श्रेणी 2, तो पहला तो आपको आगरा याद ही रखना है, क्योंकि आगरा पूरे इंडिया लेवल पे फर्स्ट आ गया है, तो उत्तर प्रदेश लेवल पर फर्स्ट होगा ही। दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा आपका कानपुर याद रखना है, ठीक है, कानपुर याद रखना है। पहला आगरा है, दूसरा आपका कानपुर है, तीसरा कौन सा है, आगरा हो गया, कानपुर हो गया, तीसरा प्रयागराज हो गया, तो प्रयागराज ये आपका क्या है, श्रेणी प्रयागराज हो गया। तीसरा हो गया, चौथा क्या हो गया, वाराणसी हो गया, तो वाराणसी। ऐसे याद रखिए, 4 5 तो आपको याद ही रखना है, 5 और याद रखिएगा, गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद। तो ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में आपका अगर पूछे आपके उत्तर प्रदेश का शहर सबसे टॉप पर कौन है, तो आप क्या बताएंगे, आगरा बता देंगे, दूसरा कानपुर, आगरा तो तीसरे नंबर पे पूरा टोटल ओवरऑल रैंकिंग में था, दूसरा कानपुर बता देंगे, तीसरा प्रयाग। कानपुर का तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कानपुर में बहुत ज्यादा प्रदूषण है, लेकिन ला दिए रैंकिंग में, सही है। तो आगरा, कानपुर, ठीक है, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। नेक्स्ट कैसे कर रहा है कि करें इंडिया रैंकिंग 2025 देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग का 10वां संस्करण था। करें जो इंडिया रैंकिंग था, ये आपका इंडिया रैंकिंग 2025 देश के जो शिक्षण संस्थान है उसमें कौन सा है, 10वां रैंकिंग है। अच्छा ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क नाम है, ठीक है, उसी के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ये इंडिया रैंकिंग 2000 ये 10वां संस्करण है क्या, ये तो हाँ ये 10वां संस्करण है। पहली बार ये कब चालू किया गया था, तो पहली बार ये 29 सितंबर 2015 को चालू किया गया था, तो 25 साल बाद, मतलब 2025 चल रहा है, तो ये आपका 10 साल तो हो ही गया। तो इंडिया रैंकिंग 2025 में उच्च शिक्षण 10वां संस्करण, ये सही है। IIT बॉम्बे ने समग्र श्रेणी में लगातार 7वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्या IIT बॉम्बे ने प्रथम मतलब लगातार 7 बार ये लगातार 7 बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये बताना है। तो ये आपका गलत है, तो IIT बॉम्बे यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो ये IIT बॉम्बे नहीं है, कौन है, तो ये याद रखेंगे, ये है मद्रास। तो याद रख लेंगे IIT मद्रास को लगातार 10वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो IIT बॉम्बे नहीं होगा, IIT मद्रास होगा, ठीक है, IIT मद्रास। IIT मद्रास को लगातार 10वें वर्ष, 7वें वर्ष नहीं, 10वें वर्ष क्या मिला है, ये प्रथम श्रेणी मिला है। देखिए इनसे यहाँ का पहला सही है आपका, दूसरा आपका गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है। करें इंडिया रैंकिंग 2025 का 10वां संस्करण समग्र श्रेणी ओवरऑल, ये 10वां संस्करण है, और लगातार 7 साल IIT मद्रास को प्रथम स्थान मिला है, ना कि क्या है, ये IIT बॉम्बे है। अच्छा यहाँ पर आपका लगातार 7 साल, अच्छा ओवरऑल रैंकिंग कर रहा है, अच्छा ओवरऑल रैंकिंग में लगातार 7 साल, तो ये तो सही है, ठीक है, तो ये लगातार 7वें में मिला है, लेकिन जो आपका ये इंस्टीट्यूट दे रहा था वो गलत था, IIT बॉम्बे नहीं, IIT मद्रास। ये आपका लगातार 7वें वर्ष ये टॉप पर है ओवरऑल रैंकिंग में। अगर आपका 10वां मतलब 10 साल लगातार टॉप पर है, वो किस में है, वो आपका ये इंजीनियरिंग सेक्टर में है, अभियांत्रिकी विषय में IIT मद्रास, याद रख लेंगे IIT मद्रास जो है वो अभियांत्रिकी में है, इंजीनियरिंग में है, ठीक है, तो अभियांत्रिकी में लगातार 10वें वर्ष क्या है, ये टॉप पे है, तो दोनों याद रखेंगे। अगर हम कहें कि ओवरऑल कैटेगरी में तो 7वें स्थान पर है, ये याद रख लेंगे, और अगर हम कहें कि ये अभियांत्रिकी विषय में, तो ये कहेंगे आपका 10वें साल तक ये टॉप पर है, तो ये दोनों याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा दो, एक पहला वाला सही है, दूसरा वाला तो उसको गलत ही, बॉम्बे आ गया था। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या करें, करें वर्ष 2025 में सतत विकास लक्ष्य SDG श्रेणी को पहली बार शुरू किया गया, इसमें IIT मद्रास को प्रथम स्थान मिला। करें वर्ष 2025 में जो सतत विकास लक्ष्य SDG श्रेणी को पहली बार शुरू किया गया, तो क्या सतत विकास लक्ष्य को SDG को पहली बार शुरू किया गया, ये बताना है। कह रहे हैं 2025 में इसको पहली बार शुरू किया गया है।
और दूसरा आपका क्या कह रहे हैं, तो दूसरा कह रहे हैं कि यहाँ पर कि विश्वविद्यालय श्रेणी यूनिवर्सिटी कैटेगरी में लगातार 10वें वर्ष भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर को क्या किया गया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। तो ये बताना है दोनों में कौन सा आपका सही है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आपका सही हो सकता है। तो दोनों ही आपका सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट में हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये देखिए दोनों स्टार्ट। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी श्रेणी 2025 में पहली बार शुरू की गई थी और आईआईटी मद्रास ने इसमें प्रथम स्थान पाया है। वहीं विश्वविद्यालय श्रेणी में लगातार 10 वर्षों से आईआईएससी बंगलोर पहले स्थान पर रहा है। तो याद रख लेंगे आईआईएससी बंगलोर पहले स्थान पर रहा है। अब हम यहाँ पर क्या देख लेते हैं, इतना तो आपको देखना है, इतना तो अभी आपको ओवरऑल डाटा मिल गया, लेकिन इस डाटा के अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ये देखिए यहाँ पर ये पूछेगा कि आपका जो समग्र श्रेणी है, समग्र श्रेणी मतलब ओवरऑल रैंकिंग की बात कर रहे हैं। ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष आपको 5 जो विद्यालय हैं मतलब संस्थान हैं उनकी बात करना है। तो पहला तो आपको याद रखना होगा आईआईटी मद्रास है, ठीक है। तो आईआईटी क्या है, आईआईटी मद्रास है, ये याद रख लेंगे। दूसरा क्या है, तो दूसरा है भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर, आईआईएससी बंगलोर है, याद रख लेंगे आईआईएससी बंगलोर दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर कौन सा है, आईआईटी बॉम्बे है, तो याद रख लेंगे आईआईटी बॉम्बे ये तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर आपका कौन सा है, ये ओवरऑल रैंकिंग में बता रहा हूँ, ओवरऑल ये चौथे स्थान पे कौन सा है, आईआईटी दिल्ली है, तो याद रख लेंगे आईआईटी दिल्ली है, ये चौथे स्थान पे। पांचवें स्थान पर कौन सा है, आईआईटी कानपुर है, तो आईआईटी कानपुर क्या है, ये पांचवें स्थान पर है। तो पहले स्थान पे आईआईटी मद्रास है, दूसरे स्थान पर आईआईएससी बेंगलोर है, ठीक है, बंगलोर है। तीसरे स्थान पर आपका आईआईटी बॉम्बे है, चौथे स्थान पे आईआईटी दिल्ली है, ठीक है। पांचवें स्थान पर आईआईटी कानपुर है। तो ये पांचों याद रख लेंगे, ये समग्र श्रेणी में ओवरऑल रैंकिंग में, ओवरऑल रैंकिंग में ये टॉप पर है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के संस्थान की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से संस्थान टॉप पर है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश संस्थान, तो पहले स्थान पर तो आईआईटी कानपुर तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये कानपुर टॉप पर था, ठीक है, पूरे ओवरऑल। दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है। और चौथे बस तीन ही याद रख लेंगे, आईआईटी कानपुर, बीएचयू, एमयू हो जाएगा। चौथे स्थान पर अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, आईआईटी बीएचयू चौथे स्थान। देखिए यूनिवर्सिटी पहले आता है और ये चौथे स्थान पे ये आएगा आईआईटी बीएचयू आ जाएगा, क्योंकि उसी में आईआईटी बीएचयू भी है ना वाराणसी में। और पांचवें स्थान पे है एमटी यूनिवर्सिटी, याद रख लेंगे कौन सा है, एमटी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर में है ये। तो ये उत्तर प्रदेश का डाटा है, ये कौन सा है, ये उत्तर प्रदेश का डाटा है। और जो ऊपर वाला था वो कौन सा डाटा था, ये वाला, ये पूरा ओवरऑल पूरे इंडिया का डाटा था। तो ये याद रख लेंगे, ठीक है। चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं, आई होप आपको याद हो गया होगा। यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप कौन सा क्वेश्चन आपका बनेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आपका दादा भाई नौरोजी की 2वीं जयंती मनाई गई, कौन सी जयंती मनाई गई, 2वीं जयंती मनाई गई। अब उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन बना है। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं कौन सा आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। आप कह रहे हैं दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। कह रहे हैं दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले कौन थे, पहले भारतीय व्यक्ति थे। दूसरा कह रहे हैं उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी जिसमें ड्रेन थ्योरी प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका दोनों ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या होता है आपका, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, ये देखिए यहाँ पर क्या करें हैं, दोनों ही ऑप्शन सही है। तो अभी हमने क्या कहा, ये ब्रिटिश संसद में नियुक्त होने वाले क्या थे, पहले क्या थे, पहले भारतीय थे ये। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करें, दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्रेन थ्योरी दी जिसमें ब्रिटिश शोषण को उजागर किया गया है।
अगर मैं पूछूं कि दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय मतलब वो कांग्रेस के संस्थापक मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, वो 3 बार कौन थे? तो पहली बार जब इनको चुना गया था तो वो क्या था, तो याद रख लेंगे, वो 1896 का टाइम पीरियड था। कौन सा? 1896 का टाइम पीरियड था। तो 1800 ओ सॉरी 1886 था। ठीक है, तो 1886 था पहली बार। दूसरी बार क्या था? 1893 था। तो याद रख लेंगे 1893 था। और तीसरी बार क्या था? 1906 था। तो तीसरी बार क्या था? 1906। तो पहली बार कब? 1886 था। मतलब ये दादा भाई नौरोजी 1886 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, 1886 में, याद रख लेंगे। ठीक है, मतलब दूसरी ही बार चुने गए थे। ठीक है, भूमेश चंद्र बनर्जी के बाद ये दूसरी बार चुने गए थे। तो 1886 में। दूसरी बार ये कब चुने गए थे? 1893 में। 92 में ये ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे, 93 में इनको चुन लिया गया। और तीसरी बार 1906 में चुना गया था। तो याद रखेंगे 1906 में कौन से, तो ये इंपॉर्टेंट है 1906 वाला। ये कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन था। याद रखेंगे किसका था? कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन था, ये याद रख लेंगे। तो कलकत्ता का 1906 में इनको चुना गया था। इनकी एक गुजराती पत्रिका है, उसका नाम क्या है? इनकी गुजराती पत्रिका है राष्ट्र गोफ्तार। तो याद रख लेंगे राष्ट्र गोफ्तार। गोफ्तार इनकी क्या है? गुजराती पत्रिका है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या करें। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1886 में, 1893 में, 1906 में। आपको याद होगा, आप भूलेंगे नहीं। 1886, 93, 1906 में। ठीक है, अब यहाँ करें, उन्होंने 1866 ईस्वी में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। करें, उन्होंने 1866 में इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो हाँ, एकदम ये आपका सही है। उन्होंने 1866 में इंडिया लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया। अब यहाँ पर एक बात और देखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? क्योंकि इनकी 2वीं जयंती मनाई जा रही है, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो ये इनका 2वीं जयंती जब मनाई जा रही है, तो इनका जन्म 1825 में हुआ था। 1825 मतलब गांधी जी से बहुत बड़े थे। ठीक है, इसलिए ग्रैंड ओल्ड मैन इनको कहा जाता था। 1825 से 4 सितंबर, तो बर्थडे इनका कब था? 4 सितंबर 1825 में। ठीक है, तो याद रख लेंगे। अभी इनका बर्थडे पड़ा था, 2वीं बर्थडे मतलब पड़ा था इनका, ये याद रखेंगे। अब देखिए, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वह 3 बार इसके अध्यक्ष बने थे। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, याद रख लेंगे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने क्या किया था? लंदन में किया था, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप क्या मतलब पूछ लिया जाता है। ठीक है, इन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया था। 1892 में इन्होंने सेंट्रल फिन्सबरी से ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए थे। अच्छा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए 1892 में चुने गए थे, तो ये कहाँ से चुने गए थे? जैसे क्या हुआ, मोदी जी कहाँ से आते हैं? तो बनारस से आते हैं। ठीक है, और ऐसे आपका जैसे राहुल गांधी जी कहाँ से आते हैं? अमेठी से। तो ये ऐसे ये भी क्या होता है यहाँ पर, चुना मतलब वो भी पहले भी वो होता था, चुना जाता। तो ये कहाँ से कहाँ ये चुने गए थे? तो ये कहाँ से चुने गए थे? सेंट्रल फिन्सबरी से, याद रख लेंगे, सेंट्रल फिन्सबरी से ये चुने गए थे। तो याद रख लेंगे, सेंट्रल फिन्सबरी से ये चुने गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कब? 1892। तो इनके लिए कौन कौन सा डेट याद रखना है? 1886 याद रखना है एक बार, 1892 याद रखना है, 1893 याद रखना है, और ये 1906 याद रखना है। ये डेट याद रख लेंगे। 1886 में कांग्रेस के अध्यक्ष, 92 में ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए, 93 में ये क्या किए गए थे? ये 92 में क्या ब्रिटिश संसद, 93 में अध्यक्ष बने थे ये। ठीक है, और 93 में और 1906 में भी ये अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें कि अब यहाँ पर देखते हैं, करें अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ 4 सितंबर 2025 को आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने लॉन्च किया। कर अंगीकार किसने? मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मनोहर लाल ने लॉन्च किया। अब ये देखिए, अंगीकार 2025 अभियान है, ये 4 सितंबर को लॉन्च किया गया था, इसलिए ये कहा मतलब क्वेश्चन आपका बना है। तो ये किसने किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये बताना है। तो मनोहर लाल के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो शहरी आवासन और शहरी कार्य मंत्री हैं।
ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, ये आपका सही है। दूसरा कह रहे हैं क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य PMAY, क्या कह रहे हैं कि PMAY यू 2.0 के अंतर्गत घरों के निर्माण में तेजी लाना और हितधारकों को CRGFTLIH योजना के बारे में जानकारी प्रदान करना। ठीक है, तो ये इनका इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, मतलब इनका कह रहे हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या ये है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो दोनों ही आपका सही है। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ सी वाला आंसर, अंगीकार 2025 जन जागरूकता अभियान है। अंगीकार 2025 क्या है, लोगों को जागरूक करता है ये अभियान। 4 सितंबर 2025 को मनोहर लाल ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, मनोहर लाल ने लॉन्च किया 4 सितंबर 2025 को। इसका उद्देश्य PMAY, ठीक है, याद रख लेंगे इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है PMAYU, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री, इसका मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, यू मतलब अर्बन 2.0 के कार्यान्वयन को गति देना और CRGFTLIH निम्न आय आवास ऋण हेतु जोखिम गारंटी निधि योजना के बारे में जागरूकता फैलाना है, इसका ये काम है। अच्छा ये बताइए, जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है शहरी, ये कब लॉन्च किया गया था पहली बार। ठीक है, तो इसको बताइए ये पहली बार कब शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत कब हुआ था, तो ये तो अभी 2.0 है, इसका शुरुआत हुआ था 2015 में। तो याद रख लेंगे क्या है, इसका शुरुआत 2015 में हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था कि 2022 तक सभी के लिए क्या है, आवास सुनिश्चित करना, आवास सुनिश्चित करना। तो याद रख लेंगे 2022 तक इसका उद्देश्य था कि 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना, तो ये याद रख लेंगे। अच्छा बताइए, ये जो प्रधानमंत्री आवास शहरी मतलब योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत अभी इसके तहत कितने मतलब करोड़ परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। तो याद रख लेंगे कितने, 1 करोड़ परिवार को, ये शहरी 2.0 की बात कर रहे हैं, तो शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ परिवारों को 2.5 लाख, याद रखेंगे 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। 1 करोड़ शहरी परिवारों को 2.50 लाख का क्या किया जाएगा, वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये याद रख लेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन क्यों बना था, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए बना था, ये क्वेश्चन बनाने का एक ही पर्पज था कि ये अंगीकार योजना है 2025, इसका शुभारंभ किया गया था किस लिए, कि जो आपका प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है उसको गति प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, मेन चीज यही होता है। दिया है जागरूकता अभियान है जिससे मनोहर लाल ने लॉन्च किया, यही वाला है सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंगीकार योजना। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसका उद्देश्य 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना। अभी हमने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है, 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना। तो एकदम एकदम आपका सही है। दूसरा क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को सितंबर 2023 में शुरू किया गया था। कह रहे हैं इसको सितंबर 2023 में शुरू किया, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करना। कह रहे हैं मतलब ये सितंबर, अभी देखिए सितंबर में नहीं चालू किया गया था, ये सितंबर 2024 में। याद रखेंगे PM 2.0 को सितंबर 2024 में शुरू किया गया था, जिसमें 1 करोड़ परिवारों को 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो पहला वाला यहाँ पर सही है, दूसरा वाला गलत है, तो यहाँ पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। करें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 2015 में हुई थी। अब देखिए जबकि प्रधानमंत्री शहरी आवास 2.0 की शुरुआत सितंबर 2024 में किया गया था, ना कि 2023 में किया गया था। इसके अंतर्गत अब देखिए दोनों डेट याद आ गया ना, एक 2015 वाला भी डेट आ गया, एक 2024 वाला भी डेट आ गया। अब देखिए कुछ भी क्वेश्चन आपके देखिए, अब ये यहाँ पर पढ़ ले रहे हैं, ये आपका कहाँ पर काम आएगा, ये आपका जो आपका
ये वाला योजना वाला होता है वहां पे काम आ जाएगा। इसके अंतर्गत 1 करोड़ शहरी परिवारों को 2.5 लाख तक का सहायता देना है। ठीक है, तो ये इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि देश में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना को कब मंजूरी दी गई। तो यहाँ पर ये याद रख लेंगे, देश में महत्वपूर्ण खनिजों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, वो प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दिया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये मंजूरी कब आपका दी गई। तो ये मंजूरी कब दी गई, 3 सितंबर 2025 को दी गई। तो याद रख लेंगे कब दी गई, 3 सितंबर 2025 को ये मंजूरी दी गई। तो 3 सितंबर 2025 को। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। कर रहा है कि क्रम महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण हेतु प्रोत्साहन योजना कितने वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाई गई है। ये जो प्रोत्साहन योजना है कितने वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाई गई है। तो याद रख लेंगे ये जो प्रोत्साहन योजना है इसको 2025-26 से 2025 और 26 से कब के लिए बढ़ाई गई है, 2030 से 31 के बीच में बढ़ाई गई है। तो याद रख लेंगे 2025-26 से 2030-31 के बीच में क्या की गई है, ये प्रोत्साहन योजना बढ़ाई गई है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। हमारा कह रहा है करें महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत प्रोत्साहन योजना की कुल लागत कितनी है। करें इसकी जो कुल लागत है ये कितनी है। तो 1500 करोड़ रुपए इसकी लागत है। तो याद रख लेंगे 1500 करोड़। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं आ पाया है। ठीक है, करें यह योजना किस मिशन का हिस्सा है। तो करें यह योजना किस मिशन का हिस्सा है, तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है। किसका, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं इस योजना के लिए संयंत्र और मशीनरी पर 20% पूंजीगत व्यय सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कह रहे हैं पहला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि इस योजना के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी पर, ठीक है, तो मशीनरी एंड ये मशीनरी और प्लांट एंड मशीनरी पर कितना करें 20% की मंजूरी प्रदान की जाएगी। दूसरा आपका ऑप्शन क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि परिचालन व्यय सब्सिडी 60% दूसरे वर्ष में और 40% 5वें वर्ष में दिया जाएगा। कह रहे हैं दूसरे वर्ष में 40% 60% और 5वें वर्ष में 40% दिया जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा आपका सही है। तो पहला वाला तो आपका एकदम स्टेटमेंट जो आपका पहला वाला स्टेटमेंट है ये मशीनरी पर 20% पूंजीगत व्यय सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ये एकदम सही है। दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला क्या गलत है, देखिए यह योजना संयंत्र मशीनरी और उपकरण आदि पर 20% पूंजीगत व्यय सब्सिडी दी जाएगी, जबकि परिचालन व्यय सब्सिडी ढांचा उल्टा है, 40% दूसरे पर और 60% 5वें पर दिया जाएगा। तो जो दूसरे पर 60% दिया है वो आपका वहाँ जो लिखा था वो यहाँ पर दूसरे में 40% होगा और 5वें में 60% होगा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ करें बड़ी इकाइयों के लिए कुल प्रोत्साहन की सीमा 50 करोड़ रुपए तय की गई है। छोटी इकाइयों के लिए परिचालन पर व्यय सब्सिडी की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए तय की गई है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, तो पहला वाला एकदम सही है। बड़ी इकाइयों पर प्रोत्साहन की सीमा 50 करोड़ रुपए तय की गई है, एकदम सही है। दूसरी वाली आपका गलत है। तो दूसरा वाला क्या गलत है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं करें बड़ी इकाइयों पर कुल 50 करोड़ की रखी गई है सीमा, जबकि छोटी इकाइयों की कुल सीमा 25 करोड़ रखी गई है। ठीक है, तो छोटी इकाइयों की 25 करोड़, वहाँ 10 करोड़ दिया गया था, जो कि क्या था, जो कि गलत था। ठीक है, 25 करोड़ छोटी इकाइयों। परिचालन व्यय सब्सिडी की सीमा बड़ी इकाइयों के लिए 10 करोड़ और छोटी इकाइयों के लिए 5 करोड़ है। तो परिचालन व्यय सब्सिडी की सीमा, ठीक है, बड़ी इकाइयों के लिए कुल सीमा 50 करोड़ है और अगर सब्सिडी की सीमा 10 करोड़ बड़ी इकाइयों के लिए है, छोटी इकाइयों के लिए 5 करोड़ है। तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, करें बिहार राज्य जीविका निधि, ठीक है, ये क्वेश्चन बना है बिहार राज्य जीविका निधि साख
सहकारी संघ लिमिटेड की शुभारंभ हुआ है, उसके बारे में थोड़ा एक दो क्वेश्चन करें। बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। करें इसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये एकदम सही है। 2 सितंबर को 2025 को बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जीविका निधि प्रणाली आंशिक रूप से डिजिटल है और ऋण वितरण प्रक्रिया केवल बैंकों के माध्यम से की जाएगी। ऋण वितरण प्रक्रिया क्या है? केवल बैंकों के माध्यम से की जाएगी। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट है। तो क्या कौन सही है? पहला वाला एकदम सही है, दूसरा वाला क्या है? गलत है। केवल बैंकों के माध्यम से ही नहीं की जाएगी, यहाँ पर पहला वाला ही सही है। यहाँ पर देखते हैं, जीविका निधि का शुभारंभ 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह प्रणाली पूर्ण रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है तथा मोबाइल फोन और टेबलेट के जरिए महिलाएं आसानी से ऋण ले सकती हैं। कथन 2 गलत है। बैंकों से नहीं, सिर्फ महिलाएं मोबाइल फोन और टेबलेट के माध्यम से भी ले सकती हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना है, स्कूली शिक्षा पर एकीकृत शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस UDIS प्लस रिपोर्ट 2024-25 है। तो इस पर बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा है? कह रहे हैं कि वर्ष 2024-25 में स्कूल छोड़ने जो ड्रॉप आउट की दर माध्यमिक स्तर पर 10.9% से घटकर 8.2% हो गई। कह रहे हैं जो 2024-25 में स्कूल ड्रॉप आउट, जो स्कूल छोड़ने की दर माध्यमिक स्तर पर 10.9% से घटकर 8.2% हो गई। तो ये माध्यमिक स्तर की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या कर रहे हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कर, पहला वाला एकदम स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कर रहे हैं, वर्ष 2024-25 में इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले स्कूलों का परसेंट 55.9 से घटकर 50.3 हो गया है। करें 55.9 से घटकर 50.3 हो गया। तो देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना, तो यहाँ घटने का बहुत बात रहा है, ये गलत हो गया। पहला आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, करें 2024-25 में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 10.9 से घटकर क्या हुआ है? 8.2 हुआ है। एकदम सही है। 10.9 से घटकर 8.2 मतलब स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या घटी है। लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले स्कूलों का परसेंट घटा नहीं, बल्कि 55.9 से बढ़कर 63.5 हो गया है। तो 55.9 से ये बढ़ गया है कितना? 63.5% हो गया है। ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। हमारा कह रहा है कि करें वर्ष 2024-25 में महिला शिक्षकों की हिस्सेदारी बढ़कर 54.2 हो गई है। क्या कर रहे हैं? वर्ष 2024-25 में महिला शिक्षकों की हिस्सेदारी बढ़कर 54.2 हो गई है। वर्ष 2024-25 में कंप्यूटर युक्त स्कूलों का परसेंट घटकर कितना हो गया है? 52.1 हो गया है। वर्ष 2024-25 में कंप्यूटर युक्त स्कूलों का परसेंट घटकर कितना हो गया है? 52.1 हो गया है। तो ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा आपका सही है? तो पहला वाला एकदम सही है। महिला शिक्षकों की हिस्सेदारी बढ़कर कितना हो गया है? 54.2% हो गया। ये सभी क्या है? आपके मैगजीन में दिया गया है। ये सब मैं खुद से नहीं पढ़ा हूँ, आपके मैगजीन में दिया गया है। कंप्यूटर युक्त स्कूलों का परसेंट घटा नहीं है, बढ़ा है। तो याद रख लेंगे ये कितना है, ये जो आपका जो कंप्यूटर युक्त ये है, इसका परसेंट क्या हुआ है? ये बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 57.2 से अब 67 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। 2024-25 में महिला शिक्षकों की हिस्सेदारी 55.2 हो गई, लेकिन कंप्यूटर युक्त स्कूलों का परसेंट घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। 57.2 पहले था, अब 64.7 हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ये 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। क्या कर रहा है? कह रहा है कि यहाँ पर देखिए 26 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन किया। बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गुजरात के हंसलपुर में किया गया। याद रख लेंगे कहाँ पर?
गुजरात के हंसलपुर में ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस पहल के तहत सुजुकी द्वारा भारत का भारत निर्मित वैश्विक राजनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को लॉन्च किया गया। तो याद रखेंगे, भारत निर्मित वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला स्टेटमेंट करें सही है गलत है? तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो ई विटारा लॉन्च किया गया किसके द्वारा? मारुति सुजुकी के द्वारा। यहाँ पर देखते हैं, देखिए दोनों ही कथन आपका सही है। ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन हंसलपुर गुजरात में हुआ। इसी अवसर पर ई विटारा को फ्लैग ऑफ किया गया, जिसे भारत में 100 प्लस देशों से में निर्यात किया जाएगा भारत से। ठीक है, यहाँ पर ये वाला देखें, करें ग्रीन मोबिलिटी पहल के अंतर्गत गुजरात स्थित टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का स्थानीय उत्पादन शुरू हुआ है। करें यहाँ पर इलेक्ट्रोड का स्थानीय उत्पादन शुरू हुआ है। दूसरा करें, इस पहल के बाद बैटरी की कुल वैल्यू 80% से अधिक हिस्सा घरेलू स्तर पर निर्मित होगा। तो ये कह रहे हैं इस पहल के बाद बैटरी की कुल वैल्यू 80% से अधिक हिस्सा घरेलू स्तर पर निर्मित होगा। तो ये पहला वाला और दूसरा वाला ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, गुजरात में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का उत्पादन शुरू हुआ है। अब बैटरी वैल्यू 80% हिस्सा भारत में ही बनाया जाएगा, जिससे भारत सुजुकी का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनेगा। जिससे भारत सुजुकी का क्या बनेगा? वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन जाएगा। तो गुजरात में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का उत्पादन शुरू हुआ है। अब बैटरी की वैल्यू 80% प्लस हिस्सा भारत में ही बनाया जाएगा, जिससे क्या हुआ? भारत सुजुकी का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, करें देश में कुल स्कूली छात्रों में से 55.9 सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं। करें जो देश में कुल स्कूली छात्रों में से 55.9 करें ये सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये एक रिपोर्ट आई थी, व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025। ठीक है, तो इसी पर ये आपका है। दूसरा करें, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। करें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। दूसरा ये कर रहे हैं, तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है। देश में कुल स्कूली छात्रों में 55.9 सरकारी स्कूल में नामांकित है, ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या करें, देश भर में गैर निजी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त, याद रख लेंगे, स्कूलों में पढ़ने वालों का अनुपात 45.9 है। तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है आपका, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। तो मतलब ए और दो सही है। सर्वेक्षण के अनुसार 55.9 छात्र सरकारी स्कूलों में है और ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात 66% है। शहरी क्षेत्रों में 30.1% है, ये अधिक है। ठीक है, तो याद रख लेंगे, ये करें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अनुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। हाँ, जो गांव के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सरकारी स्कूल में जाते हैं कंपेयर टू शहरी। लेकिन निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों का हिस्सा 31.9 है, ना कि 45.9। ये तो ये याद रखें। कह रहे हैं यहाँ पर, तो सरकारी स्कूल में प्रति छात्र औसत वार्षिक व्यय 2,863 आंका गया है। करें सरकारी स्कूल में प्रति छात्र औसत वार्षिक व्यय कितना नापा गया है? 2,863 नापा गया है। दूसरा करें, गैर सरकारी स्कूलों में औसत प्रति छात्र व्यय 25,002 आंका गया है। तो 25,002 आंका गया है। देखिए, सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र औसत व्यय मतलब क्या करें, द एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल इज एस्टिमेट 2,863। मतलब अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो जो वार्षिक खर्चा लगेगा वो 2,863 रुपया लगेगा। लेकिन अगर आप गैर सरकारी में पढ़ते हैं, मतलब अगर नॉन गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं, तो ये औसत खर्चा लगभग 25,000 पहुंच जा रहा है। ठीक है, ये करें 2,000 से 25,000 पहुंच जा रहा है।
तो ये पहला वाला स्टेटमेंट और दूसरा वाला स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका, दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या करें सभी प्रकार के स्कूलों में चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान सबसे कम व्यय पाठ पुस्तक और स्टेशनरी पर हुआ है। करें सबसे कम व्यय इसी पर हुआ है, पाठ पुस्तक और स्टेशनरी पर, जो कि गलत है। आपका पाठ पुस्तक स्टेशनरी पर सबसे ज्यादा व्यय हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या कराएं सर्वेक्षण में सरकारी स्कूलों में औसत व्यय 2,863 है और गैर सरकारी स्कूलों में 25,002 पाया गया। जो सबसे अधिक व्यय पाठ्यक्रम शुल्क पर 7,111 हुआ है और पाठ्यपुस्तक स्टेशनरी पर 2,002 खर्च हुआ है, जो सबसे कम नहीं था। इसलिए कथन 3 गलत है। तो ठीक है, तो ये ज्यादा है। पुस्तक पुस्तक देखते हैं बच्चों का प्राइवेट स्कूल का कितना महंगा मिलता है। करें ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियम अधिनियम 2025 को 21 अगस्त 2025 को लोकसभा में पारित किया गया। 22 अगस्त 2025 को ये क्या हुआ है, राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। अब देखिए ये क्या है, ये आपका कैसा क्वेश्चन बना है। तो ये क्वेश्चन जानते हैं कैसा बना है कि जो ऑनलाइन खेल होता है, ऑनलाइन गेम होता है, उस पर क्या है रोक लगाने पर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं क्या है कि इसको कब मंजूरी मिली है, 21 अगस्त 2025 को लोकसभा में पारित किया गया है, 22 अगस्त को मंजूरी मिल गई है राष्ट्रपति को। तो एकदम सही है। दूसरा वाला करें यह अधिनियम केवल भारत के भीतर दी जाने वाली ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं पर लागू होगा। करें यह नियम क्या है, भारत के भीतर दी जाने वाली केवल ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं पर लागू होगा। तो ये एकदम सही है। जो भारत के भीतर जिस ऑनलाइन गेम सेवा दे रहा है उस पर। यह अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार ई स्पोर्ट्स को वैध प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता देने के लिए कदम उठाएगी। तो कह रहे हैं ये कदम ये वैध प्रतिस्पर्धी खेल को मान्यता दे, तो ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अधिनियम 20 अगस्त को लोकसभा और 21 अगस्त को मतलब राज्यसभा में पारित किया गया। जो ये अधिनियम था 20 अगस्त को लोकसभा में और 21 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया। 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। यह केवल भारत के भीतर नहीं बल्कि भारत से बाहर संचालित ऑनलाइन इन मनी गेमिंग सेवाओं पर भी लागू होता है। ई स्पोर्ट्स को वैध प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता देना इसके उद्देश्यों में शामिल है। यहाँ कह रहे हैं कि इस अधिनियम की धारा 5 और धारा 7 के अंतर्गत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। कह रहे हैं इस अधिनियम के तहत जो अपराध है वो संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। तो एकदम सही है, तो याद रख लेंगे ये एकदम सही है। जो अपराध होंगे संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ कह रहे हैं, कह रहे हैं इस अधिनियम में ऑनलाइन मनी गेम का विज्ञापन करने वाले पर पहली बार अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और 50 लाख रुपए का जुर्माना दोनों का प्रावधान है। तो इस अधिनियम में ऑनलाइन मनी गेम का विज्ञापन करने पर पहली बार अधिकतम 2 वर्ष का, जैसे ऑनलाइन गेम नहीं होता, अब आपका जो ऐसे ड्रीम 11 होता था और कौन सा गेम होता था, ड्रीम 11 एक होता था, एक कौन सा होता है, अरे मुझे याद नहीं है। मतलब मैं ये सब में ज़्यादा थोड़ा सा कम वो रहता है, इंटरेस्ट रहता है। तो ये ड्रीम 11 है और एक दो गेम का और कोई ऐप होता है वो। तो ये सब गेम अब क्या है, ये सब बंद हो जाएंगे। ठीक है, हाँ माई माई सर्किल, पता ऐसा माई सर्किल नाम से कोई होगा गेम, ठीक है, जिसका प्रचार शायद सौरभ गांगुली करते थे। ठीक है, एक माई सर्कल है, एक ड्रीम 11 है और ये बहुत से गेम है। तो ये सब क्या है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ई स्पोर्ट्स परिभाषा राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के अनुरूप दी गई थी, ये गलत है। ठीक, ये 2025 के अनुरूप नहीं दी गई। तो तीसरा क्या कह रहा है, 2000 कह रहे हैं अधिनियम की धारा 5 गेम ऑफर और प्लेटफॉर्मिंग और धारा 7 वित्तीय लेन देन के अपराधों के संज्ञेय और गैर जमानती होगा माना जाएगा। विज्ञापन पर पहली बार उल्लंघन में 2 वर्ष की सजा, 50 लाख का जुर्माना दोनों का प्रावधान है। ई स्पोर्ट्स को परिभाषित करने के लिए राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 का पालन किया जाएगा, ना कि 2023 का। अब यहाँ पर देखते हैं उसी से रिलेटेड है, करें राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अगस्त 2025 को मंजूरी दी। कह रहे हैं 18 अगस्त 2025 को इसमें क्या किया गया है, ये मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो दूसरा कह रहे हैं इस अधिनियम के धारा 3 के तहत केवल
तीन राष्ट्रीय खेल निकायों की स्थापना का प्रावधान है। करें केवल 3 राष्ट्रीय खेल निकायों की स्थापना का प्रावधान है। कार्यकारी समितियों में कम से कम 2 उत्कृष्ट खिलाड़ी, 2 एथलीट समिति और उसके सदस्य और 4 महिला का होना मतलब सदस्यों का अनिवार्य है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। करें अधिनियम की धारा 3 में 4 निकाय एनओसी, एनपीसी, एनएसएफ, आरएसएफ का प्रावधान है, ना कि केवल 3 का। वहीं कार्यकारी समिति की संरचना में खिलाड़ियों और महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित की गई है। करें इस अधिनियम की धारा 17 के तहत राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। करें धारा 17 के तहत राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। करें किसके अंतर्गत बनाया जाएगा? धारा 17 के अंतर्गत। एकदम सही है आपका। ठीक है, धारा 17 के तहत नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। दूसरा देखते हैं यहाँ क्या करें। इस अधिनियम की धारा 13 सुरक्षित खेल नीति से संबंधित है, जो एथलीटों, नाबालिगों और अन्य संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु बनाई गई है। ठीक है, दूसरा ये करें, ये भी सही है आपका। तीसरा करें धारा 27 खेल संगठनों द्वारा भारत, भारतीय और राष्ट्रीय शब्दों के उपयोग पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाएगी। मतलब धारा अधिनियम 27 के द्वारा कह रहे हैं, इसमें क्या होगा कि भारत हुआ, भारतीय और राष्ट्रीय शब्दों के उपयोग पर किसी प्रकार का जो नियंत्रण है नहीं लगाएगी। तो तीसरा वाला आपका गलत है। तो तीसरा वाला गलत क्या है? पहला दूसरा सही है। धारा 27 खेल संगठनों द्वारा भारत, भारतीय और राष्ट्रीय शब्दों और प्रतीकों के उपयोग पर सख्त नियंत्रण का प्रावधान है। तो धारा 27 क्या कहता है? तो धारा 27 ये कहता है कि भारत का यूज नहीं, भारतीय और राष्ट्रीय शब्दों का और राष्ट्रीय प्रतीकों के उपयोग पर सत्य बिना सरकार की अनुमति लिए ये शब्द प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। 27 के तहत कौन से इसके तहत? धारा 27 के तहत। और धारा 17 के तहत क्या किया गया है? जो धारा 17 है, तो धारा 17 के तहत अंडर सेक्शन 17, तो धारा 17 सेक्शन 17 के तहत क्या किया गया है कि राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। किसका? राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण। ठीक है, न्यायाधिकरण, तो न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है, की स्थापना की गई है। ठीक है, ये याद रखना। देखते हैं करें भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 ने औपनिवेशिक भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 को प्रतिस्थापित किया। करें क्या भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 को औपनिवेशिक भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 को प्रतिस्थापित किया। अधिनियम के अनुसार समुद्री राज्य विकास परिषद एमएसडीसी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। करें अधिनियम के अनुसार समुद्री राज्य विकास परिषद एमएसडीसी की अध्यक्षता कौन करेंगे? यह प्रधानमंत्री करेंगे। यहाँ पर करें अधिनियम राज्य समुद्री बोर्डों, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड को वैधानिक मान्यता देता है। जहां ये स्थापित नहीं है वहां 6 माह में गठन का प्रावधान है। तो तीनों बताइए यहाँ पर, तीनों में आपका कौन सही? तो पहला वाला आपका सही है एकदम। ठीक है, भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 में औपनिवेशिक भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 को प्रस्तावित करता है। तो ये याद रख लेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, भारतीय पत्तन अधिनियम कौन आया है? भारतीय पत्तन इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 अभी हुआ आया है। ठीक है, तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025 आया हुआ है, जो क्या करता है? औपनिवेशिक जो कॉलोनियल इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को पर स्थापित करता है, मतलब उसको रिप्लेस करता है। तो एकदम सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या हुआ है आपके पेपर में बन सकते हैं। देखिए मैं इतना तो आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या हुआ होता है कि वहां पर सिर्फ यही पूछ सकता है कि भारतीय पत्तनम अधिनियम या इंडियन पोर्ट्स एक्ट कब, मतलब ये अधिनियम कौन सा है? तो वहां पर 1907 दे सकते हैं, 1908 दे सकते हैं, ठीक है, 1909। तो 1908 का अधिनियम है। भारतीय पत्तनम अधिनियम कौन सा है? 1908 का अधिनियम है, ये याद रख लेंगे। भारतीय पत्तनम अधिनियम क्या है? 2025 इसको रिप्लेस कर दिया। ये तो आपको याद हो गया, 2 अधिनियम याद हो गए। पत्तन अधिनियम 2025 नया आया है, 1908 का अधिनियम है। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं अधिनियम के अनुसार समुद्री राज्य, ये गलत है आपका। अधिनियम राज्य समुद्री बोर्ड, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड को वैधानिक मान्यता देता है।
जहां ये स्थापित नहीं है वहां 6 माह के अंदर गठन का प्रावधान है। तो ये आपका है। तो यहाँ पर क्या है, 1 और 3 सही है। देखिए, समुद्री राज्य विकास परिषद एमएसडीसी की अध्यक्षता केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री करते हैं। तो समुद्री राज्य विकास परिषद एमएसडीसी की अध्यक्षता केंद्रीय पत्तन और पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। अधिनियम आधुनिक ढांचों में बंदरगाह प्रबंधन राज्य केंद्र समन्वय सुनिश्चित है। अब देखिए, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 2025 पर आधारित जो एमसीक्यू है उसको हम देखते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम पर आधारित है। यहाँ कह रहे हैं कि वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 2025 किस पुराने अधिनियम का स्थान लिया है। तो ये 1998 का, तो ये अलग याद रखेंगे। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 जो है ये रिप्लेस कौन से एक्ट से, तो ये वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 का ये क्या किया गया है, ये रिप्लेस कर दिया गया है। अब यहाँ देखते हैं, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 2025 1958 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री ढांचे का आधुनिकीकरण करना। क्या है, भारत के समुद्री ढांचे का आधुनिकीकरण करना, आईएमओ मानकों के अनुरूप बनाना, समुद्र में सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और नाविक कल्याण को प्राथमिकता देना है, इसका काम है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 2025 स्थापित किए जाने वाले बोर्ड का नाम क्या है। तो उस बोर्ड का नाम क्या है, राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नाम है। हल्दी बोर्ड आप बहुत रटे होंगे, लेकिन ये बोर्ड याद रख लेंगे। तो ये वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम में स्थापित किए जाने वाले बोर्ड का नाम है राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड। ठीक है, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है, एक मिनट करें। अधिनियम में राष्ट्रीय पोत बोर्ड परिवहन बोर्ड, समुद्री यात्रा व्यतिरिक्त कल्याण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। यह बोर्ड संसद के सदस्यों और अन्य नामित सदस्यों, जिनमें कम से कम 4 महिलाएं होंगी, मिलकर करेगा। इसका उद्देश्य समुद्र यात्रा, जहाज सुरक्षा, नाविक कल्याण को मजबूत करना। थोड़ा सा अधिनियम आ गया है तो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टफ है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम का कुल आउटले 76,000 करोड़ रुपए है। कह रहे हैं जो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन कुल आउटले है 76,000 करोड़ रुपए है। ये है पहला आपका क्या करा है ये। एक मिनट। तो कितना है, 76,000 करोड़ रुपए है। दूसरा कह रहे हैं कि अगस्त 2025 तक भारत में कुल 10 सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी गई है। अगस्त 2025 तक भारत में कुल कितने, 10 सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी गई है। एकदम सही है, ये भी सही है, ये भी है। ठीक है, कंटिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सीडीआईएल की नई इकाई आंध्र प्रदेश में लगाई जाएगी। तो ये क्या करें, आंध्र प्रदेश में लगाई जाएगी, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा वाला आपका गलत है। तो ये कहाँ पर लगाई जाएगी, तो ये पंजाब के मोहाली में लगाई जाएगी, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो अगर ये वाला याद कर लीजिए। भारत में कुल 10 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ को मंजूरी दी गई है। कितने, भारत में कुल 10 सेमीकंडक्टर इकाई को क्या किया गया है, मंजूरी दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। आईएसएम का कुल आउटले 76,000 करोड़ रुपए है। अगस्त 2025 तक कुल 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सीडीआईएल की नई इकाई पंजाब के मोहाली में लगाई जाएगी, ना कि आंध्र प्रदेश में लगाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर करें कौन सा संयोग सही है, कौन सा संयोग सही है। करें 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक कहाँ है, पंजाब में। करें आईएसएपी टेक्नोलॉजी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो एएसआईपी टेक्नोलॉजी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। एकदम सही है, याद रखिएगा। यहाँ का सिक सेमी कहाँ है, तो ये उड़ीसा भुवनेश्वर में, इन्फो वैली में। 3D ग्लास सॉल्यूशन उड़ीसा में है। सीडीआईएल कहाँ है, पंजाब के मोहाली में। ठीक है, तो सीडीआईएल कहाँ, पंजाब के मोहाली में। करें विक्रम 3201 के संबंध में कौन सा कथन सही है। करें विक्रम 3201 है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो यहाँ पर कौन सा कह रहे हैं, यह भारत का पहला 7 नैनोमीटर लॉजिक चिप है। करें यह भारत का पहला 7 नैनोमीटर लॉजिक चिप है, ये बताना है, कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं यह एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है।
और तीसरा करें, इसे HCL फॉक्सकॉन जेबी द्वारा निर्मित किया गया है। और यह ASP, तो ये क्या है, एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है। तो ये आपका क्या है, बी वाला आपका सही है। विक्रम 3201, कल्पना 3201 और विक्रम याद रखेंगे। सेमीकॉन इंडिया 2025 दिल्ली ICC के दौरान भारत का पहला मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम 3201 याद रख लेंगे। पहला मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम 3201 इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भेंट किया। ठीक है, तो किसको भेंट किया गया, धर्मेंद्र प्रधान को। लखनऊ मेट्रो का परियोजना का चरण है, इसमें देखते हैं क्या है। लखनऊ मेट्रो परियोजना का चरण 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 11.165 किलोमीटर लंबा। इसमें कुल 12 स्टेशन होंगे, जिसमें 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड होंगे। इस चरण में की स्वीकृत लागत 5,801 करोड़ रुपए है। यह कॉरिडोर कानपुर से बसंत कुंज तक निर्धारित है। तो बताइए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कौन सा आपका सही है विकल्प। ठीक है, तो आपका कौन सा सही है विकल्प। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और क्या है, तीसरा सही है। तो पहला, लखनऊ मेट्रो परियोजना का चरण 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 11.165 किलोमीटर लंबा है, एकदम से। इसमें कुल 12 स्टेशन होंगे, जिसमें 7 भूमिगत 5 एलिवेटेड होंगे। इस चरण की लागत 5,801 मतलब करोड़ रुपए है। अब यह बस कानपुर से बसंतकुंज, ये गलत है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। पहला चरण 11.165 किलोमीटर लंबा, 12 स्टेशन होगा, 7 भूमिगत 5 एलिवेटेड होगा और लागत 5,801 करोड़ है। यह चारबाग रेलवे स्टेशन से बसंत कुंज तक होगा, ना कि कानपुर तक। चार बार बाग रेलवे स्टेशन से बसंत कुंज तक होगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या करें। लखनऊ मेट्रो परियोजना चरण 1B के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये बताइए, करें इसमें कौन सा कथन सही है। तो यहाँ करें, यह पुराने लखनऊ के प्रमुख क्षेत्र अमीनाबाद, साहिबागंज और चौक से जुड़ेगा। तो यहाँ पर बी वाला आपका सही है और सब गलत है आपका। ठीक है, यह पुराने लखनऊ के को जोड़ेगा, जिसमें अमीनाबाद, यहियागंज, पांडेगंज और चौर चौक शामिल है। साथ ही बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भैया, घंटाघर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी जोड़ेगा। इसके बाद लखनऊ का सक्रिय मेट्रो नेटवर्क 34 किलोमीटर हो जाएगा। तो तब कितना हो जाएगा, 34 किलोमीटर। जन विश्वास ये देखिए है, इस पर एक क्वेश्चन बना है। करें, जन विश्वास उपबंधों का संशोधन, आपके पेपर में होगा जन विश्वास। ठीक है, यहाँ पर करें, जन विश्वास विधेयक 2025 को 18 अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। करें, ये कब प्रस्तुत किया गया, ये 18 अगस्त को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया 2025 को। इसे उसी दिन सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया, जिसे अगले सत्र के दिन पहले ही दिन रिपोर्ट देनी है। ठीक है, तो दूसरा भी आपका सही है। तीसरा क्या है, करें, यह विधेयक 183 प्रावधानों में संशोधन प्रस्ताव करता है। तो ये भी सही है। इसमें 288 प्रावधान अपराध मुक्त किए गए हैं और 67 प्रावधान नागरिक जीवन को सरल बनाने से संबंधित। ये गलत है। करें, देखिए, 2025 विधेयक 355 संशोधन प्रस्तावित है, ना कि 183। ठीक है, इसमें 288 प्रावधान अपराध मुक्त किया, 67 प्रावधान नागरिक अनुपालन सरल करने से जुड़े हुए हैं। जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें पहली बार उल्लंघन करने पर सीधे कठोर दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें पहले अगर उल्लंघन करेंगे तो कठोर दंड का ये प्रावधान है। तो ये आपका गलत है। ठीक है, इतना नहीं, इसमें 10 अधिनियमों के तहत 76 अपराधों में पहली बार उल्लंघन करने पर चेतावनी और सलाह का प्रावधान किया गया। तो बी वाला आपका आंसर सही है। ठीक है, तो बी वाला आंसर क्या है, सही है। यह विधेयक सुधार और उन्मुख दृष्टिकोण पर आधारित है। पहली बार उल्लंघन करने पर चेतावनी दी जाएगी। ठीक है, साथ ही जुर्माने में 3 वर्ष में से 10% स्वतः बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। करें, यहाँ पर क्या कहा, करा 11 अगस्त 2025 को BSNL ने किस संस्थान में एरिक्सन, नोकिया, क्वालकॉम और सिस्को के साथ मिलकर दूरसंचार कौशल विकास हेतु समझौता किया है।
तो 11 अगस्त 2025 को बीएसएनएल ने किस संस्थान में एरिक्सन, नोकिया, क्वालकॉम और सिस्को के साथ मिलकर दूरसंचार कौशल विकास हेतु समझौता किया है? तो किसके साथ ये मिलकर किया है समझौता? ऑप्शन देखिए यहाँ पर। तो किसके साथ ये है? भारत रत्न भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर के साथ मिलकर समझौता किया है। ठीक है, यह कारण बीएसएनएल ने एरिक्सन, नोकिया, क्वालकॉम और सिस्को जैसे वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी करके BRBRAIT जबलपुर को 5G AIML नेटवर्किंग स्किल्स केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। यह पहल भारत की टेलीकॉम इनोवेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने में बड़ा हिस्सा होगा। करें सिस्को सिस्टम बीएसएनएल के साथ साझेदारी के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम चलाएगी? करें जो सिस्को सिस्टम है बीएसएनएल के साथ साझेदारी करके कौन सा कार्यक्रम चलाएगी? तो सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी। तो याद रख लेंगे सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी। सिस्को सिस्टम अपने सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी प्रोग्राम के अंतर्गत नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स और डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराएगी। यह युवाओं के लिए डिजिटल स्किल्स और जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम है। करें एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य और किन नदियों पर आधारित है? एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य और किन नदियों पर आधारित है? तो ये किन नदियों पर आधारित है? तो ये किन में? ये अरुणाचल प्रदेश डी ट्रंगोल तालो नदियों पर। याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में डी ट्रंगोल तालो नदियों पर आधारित है। एटालिन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी दिबांग घाटी में प्रस्तावित है। यह एक रन ऑफ द रिवर स्कीम है जिसमें ड्री, टंगोन, तालो नदियों के जल को सुरंगों के से मोड़कर एक साझा भूमिगत विद्युत गृह में लाया जाएगा। जुलाई 2025 में ईएसी एक्सपर्ट अपेरसल कमेटी ने इसे पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है। करें तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना की स्थापित क्षमता क्या है और इसे कौन सी कंपनी लागू करेगी? तातो सेकंड की जल विद्युत स्थापित क्षमता कितना है और इसे किस कंपनी ने कौन सी कंपनी लागू करेगी ये बताना है। तो तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना 700 मेगा पर है। देखिए 700 मेगा नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसे स्थापित करेगी। तो कौन सी? तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितना है? 700 मेगावाट। ठीक है, तो ये कहाँ पर होगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में होगा। तो अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पर? सियोमी जिले में ये लागू किया जाएगा। 700 मेगावाट का ये क्षमता होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, कौन लागू स्थापित करेगा? नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। देखते हैं हमारा क्या करा, यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। करें तातो सेकंड एचईपी का निर्माण अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में होगा। इसकी स्थापित क्षमता 700 मेगावाट, 4 गुणे 175 मेगावाट, अनुमानित उत्पादन 2338 मिलियन यूनिट होगा। 12 अगस्त 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर ने इसके लिए 8,146.21 करोड़ को मंजूरी दी है। NEEPCO और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम द्वारा लागू किया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या करें। 41 नंबर का करें बंगलोर मेट्रो की येलो लाइन चरण 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बंगलोर में क्या है? येलो लाइन बनेगा। तो ये कह रहे हैं इसमें कौन सा आपका सही है? तो बताइए कौन सा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट आप यहाँ पर पढ़िए। तो यहाँ पर कौन सा सही है? करें यह खंड आरबी रोड रागी गुड्डा बोम्मा संद्रा के बीच लगभग 19 किलोमीटर लंबा है और 16 स्टेशन होंगे। सही है। येलो लाइन का संचालन 25 केवी एसी ओवरहेडेड, ये गलत है आपका। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं इसके खुलने के बाद बंगलोर मेट्रो का संचालन नेटवर्क 96 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। लखनऊ का 35 बोल रहे थे, यहाँ पर 96 हो जाएगा। तो यहाँ सही है। ठीक है, तो ये तीसरा वाला भी सही है। 1 और 3 आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पर। करें येलो लाइन का आरवी रोड रागी गुड्डा
बोमासंदा खंड लगभग 19 किलोमीटर लंबा है, 16 स्टेशन है। इसके उद्घाटन में बंगलोर मेट्रो का संचालन नेटवर्क 96 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। यह सीबीटीसी आधारित स्वचालित संचालन से लैस 750 वोल्ट डीसी थर्ड रेल विद्युतीकरण से चलता है, ना कि 25 केवी एसी से। तो याद रखें 750 वोल्ट डीसी थर्ड रेल विद्युतीकरण से चलता है। करें यहाँ पर क्या करें, करें ब्रह्मा बीईएमएल रेल मैन्युफैक्चरिंग हब के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। करें इसमें बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो सी वाला आपका कथन सही लग रहा है। ठीक है, सी वाला आपका कथन सही है। सब रहने दीजिए पढ़ने को, यहाँ पर अभी हम एक्सप्लेनेशन दे ही देंगे। यह संयंत्र वंदे भारत और मेट्रो कोचों के साथ रक्षा उत्पादों का निर्माण करेगा। तो ये वाला आपका सही है। 10 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने 18,000 करोड़ से ब्रह्मा बीईएमएल रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला रखी। यह मध्य प्रदेश के विदिशा संसदीय क्षेत्र में स्थापित होगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के विदिशा संसदीय क्षेत्र में स्थापित होगा। यहाँ वंदे भारत मेट्रो कोचों को डिजाइन, निर्माण, असेंबली, परीक्षण और रक्षा उत्पादों का निर्माण भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नहीं, देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। यहाँ कह रहा है कि करें मरक्कम पुडुचेरी राजमार्ग परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यहाँ पर आपका है यह राजमार्ग लगभग 46.047 किलोमीटर लंबा होगा। इसे 4 लेन में विकसित किया जाएगा। यह परियोजना हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड HAM के तहत विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की कुल पूंजीगत लागत 5,801 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। ठीक है, कितने स्टेटमेंट हैं आपके? अच्छा, 3 ही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है ये बताना है। तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो एक बार हम ठीक करें। मलक्कम पुडुचेरी राजमार्ग 46.047 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 4 लेन विकसित किया जाएगा। यह परियोजना हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड पर बनेगी। इसकी कुल लागत 2,157 करोड़ होगा, ना कि 5,000 इतना होगा। ठीक है, तो यह वह लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत है। ठीक है, ये क्या है, 5,801 कितना है लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत। देखिए, मरक्कनम पंडुचेरी राजमार्ग परियोजना से संभावित लाभों में कौन सा सही है। करें इसमें संभावित लाभों में कौन सा सही है। तो ये इससे भारी यातायात से जूझ है NH 332A संबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों पर दबाव कम होगा। बस इतना ये याद रखेंगे। चेन्नई पुडुचेरी बिल्लपुर और नागपट्टनम के बीच वर्तमान में NH 332A राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्भर है। यहाँ भारी यातायात और जाम की समस्या है। राजमार्ग 4 लेन ट्रैफिक पर दबाव घटेगा और सुरक्षा बढ़ेगी। शहरी गतिशीलता की जरूरतें पूरी होंगी। 45 नंबर का देखते हैं। स्किल इंडिया मिशन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को वर्ल्ड यूथ स्किल्स के अवसर पर की गई। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को वर्ल्ड यूथ स्किल्स के अवसर पर की गई है। पहला क्वेश्चन आंसर ये कर रहे हैं, तो एकदम सही है। स्किल इंडिया मिशन के संबंध में, ठीक है, 2015 को किया गया था, तो सही एकदम। फरवरी 2025 में पुनर्गठित स्किल इंडिया प्रोग्राम 2025-30 की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है। तो ये करें 2025 और 30 की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है, एकदम गलत है। ठीक है, ये 2025-30 की नहीं, 2022-23 से 25-26 की अवधि के लिए। ठीक है, ये 2022-23 से क्या है 25-26। ठीक है, 25-26 की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है। SIP के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और जन शिक्षण संस्थान को स्वीकृत दी गई है। तो इसके तहत ये चीज़ें मतलब अ, क्या है, स्वीकृत दी गई है। तो यहाँ पर कौन सा पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। करें स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर हुई थी। फरवरी 2025 में पुनर्गठित स्किल इंडिया प्रोग्राम SIP को 2022-23 और 2025-26 की अवधि के लिए स्वीकृति मिली थी, न कि 2025-30 के लिए। PMKVY 4.0, PMNAPS और JSS को स्वीकृत किया गया। 46 नंबर का देखते हैं।
देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो आरंभ वर्ष जोड़ा सही है। कह रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये बताना है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल, इसकी शुरुआत 2009 में नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत 25 सितंबर, याद रख लेंगे, 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, इसकी शुरुआत क्या कब हुई थी। तो ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान, इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। तो जनवरी 2009 में, तो जनवरी 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी, 17 सितंबर 2023 को हुआ था इसका शुरुआत, 17 सितंबर 2023 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 15 जुलाई, याद रखेंगे, 15 जुलाई 2015 में। तो यहाँ पर तीसरी वाला आपका सही है। ठीक है। ये 2023 में हुआ था, 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को हुआ था, याद रखिएगा, लॉन्च हुआ था। और ये 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था दीनदयाल। ठीक है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल, ये यहाँ पर ये यही पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। करें NHAI, करें NHAI क्या करें, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2023-24 किस तिथि को जारी किया गया। करें ये जो रिपोर्ट है ये किस तिथि को जारी किया गया। ठीक है। तो ये 15 जुलाई 2025 को जारी किया गया। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, करें यह केंद्रीय मंत्रिमंडल नितिन गडकरी द्वारा 15 जुलाई 2025 को जारी की यह NHAI की दूसरी लगातार सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है जो मिशन लाइफ परिपत्र अर्थव्यवस्था और ESG सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या करा है। करें NHAI की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ। तो कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ ये बताना है। तो कितने किलोमीटर का, तो 6,634 किलोमीटर का, 6,634 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ। वित्त वर्ष 2023-24 में NHAI 6,634 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया, जो 2022 और 23 में 5,551 किलोमीटर की तुलना में लगभग 20% अधिक है। तो याद रख लेंगे कितना, लगभग 20% क्या है, अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या करें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय थीम क्या था। करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या था। तो इसका मुख्य विषय बताना है। तो इसका मुख्य विषय था कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः तथा पुनर्चक्रण करें, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल। ठीक है। क्या करें, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल। तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या करा, करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 मुख्य फोकस रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल पर है ताकि शहरों में कचरा के प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर करें क्या करें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में प्रयागराज को किस श्रेणी में विशेष मान्यता प्रदान की गई। तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन है, प्रयागराज, सबसे स्वच्छ गंगा शहर को मान्यता मिली। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया, साथ ही इसे स्वच्छ महाकुंभ 2025 पहल के लिए विशेष मान्यता प्रदान की गई। क्या करें, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की अवधि कितनी वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य जो कृषि योजना की अवधि कितने वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया है ये बताना। तो 6 वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया है। तो 6 वर्षों के लिए तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। हमारा करा है 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMDDKY को 6 वर्षों के लिए 2025-26 से 2030-31 तक लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य 100 चयनित जिलों में कृषि उत्पादकता, टिकाऊ कृषि और किसानों की आय को वृद्धि सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कुल कितने जिलों का चयन किया जाएगा। तो कह रहे हैं कुल कितने जिलों का चयन किया जाएगा, 100 जिलों का चयन किया जाएगा। तो याद रख लेंगे कितना, 100 जिलों का। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत देश भर में 100 जिलों का चयन किया जाएगा। इनमें वह कृषि प्रधान जिले होंगे जो राष्ट्रीय औसत से कृषि उत्पादकता, फसल
सघनता और संस्थागत ऋण वितरण जैसे मानकों पर पीछे हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक कम से कम एक जिला शामिल किया जाएगा। तो याद रख लेंगे क्या, कम से कम एक जिला शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ कर रहे हैं कि रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन ओपीसीडब्ल्यू का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। एकदम गलत है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं स्थित है, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। कहां पर, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। तो याद रखिएगा, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, ना कि न्यूयॉर्क में। तो पहला वाला तो आपका गलत ही हो गया, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, ओपीसीडब्ल्यू 2023 में रासायनिक शस्त्रों के उन्मूलन हेतु प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2023 दिया गया। तो ओपीसीडब्ल्यू को 2013 में क्या किया गया, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। एकदम सही है। तो दूसरा वाला क्या है आपका, एकदम सही है। नहीं देखते हैं, ओपीसीडब्ल्यू का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में, ना कि न्यूयॉर्क में। 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कह रहे हैं कि भारत ने मार्च 2009 तक अपने घोषित 1044 टन रासायनिक हथियारों का पूर्ण विनाश कर दिया। भारत दक्षिण कोरिया और अल्बानिया के बाद रासायनिक हथियारों का पूर्ण विनाश करने वाला तीसरा देश बन गया है। तो यहाँ पर कौन सा सही है ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आप बताइए, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट बताइए कौन सा आपका सही है। तो आपका क्या है, आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही, ये भी सही है, ये भी सही है। भारत मार्च 2009 तक अपने घोषित 1044 टन रासायनिक हथियारों का पूर्ण विनाश कर दिया। भारत दक्षिण कोरिया और अल्बानिया के बाद रासायनिक हथियारों का पूर्ण विनाश करने वाला तीसरा देश बन गया है। तो कौन सा है, ये तीसरा देश बन गया है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहे हैं। करें, भारत ने मार्च 2009 में 1044 टन घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया। यह उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण कोरिया अल्बानिया के बाद तीसरा देश बना। अब देखिए, उल्लास कार्यक्रम पर आधारित एमसीक्यू है। इसमें देखते हैं यहाँ क्या कर रहे हैं। उल्लास कार्यक्रम पर जो आधारित एमसीक्यू कर रहे हैं, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत लद्दाख भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी, यूटी बनी है। इस कार्यक्रम के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य बना जिसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया गया। मिजोरम आधुनिक भारत का पहला वह राज्य बना है जिसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया गया। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट बताइए कौन सा कथन सही है। तो दोनों ही आपका सही है। ठीक है, तो दोनों कथन आपका देखते हैं एक्सप्लेनेशन करें। लद्दाख को जून 2024 में भारत की पूर्ण कार्यात्मक साक्षर इकाई पूर्ण कार्यात्मक साक्षर प्रशासनिक इकाई बनने का गौरव पाया। मिजोरम 20 मई 2025 को आधुनिक भारत का पहला राज्य बनकर यह दर्जा हासिल किया। ठीक है, उन्हें देखते हैं करें। गोवा तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना जबकि त्रिपुरा चौथा बना है। कह रहे हैं गोवा तीसरा बना है जबकि ये त्रिपुरा चौथा थी। तो एकदम गलत है एकदम। हिमाचल प्रदेश ने सितंबर 2025 में चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर बनने का दर्जा, एकदम सही है। हमने कहा था, हमने जब वो पढ़ा रहे थे वन लाइनर, तो हमने कहा था 4 अक्षर है तो ये चौथा बन जाएगा। तो देखिए ये वाला आपका सही हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाले हैं। देखिए हम आपको हो चाहता तो आपको वन लाइनर में करवा देता, मतलब एक स्टेटमेंट दे देता, 4 ऑप्शन दे देता। लेकिन क्या है, एक बार जब इस टाइप के क्वेश्चन आप करना सीख जाएंगे, तब जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आपको डर नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात है, आपको डर नहीं लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन करने में। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन करने में बच्चे कम देखते हैं वीडियो, मतलब उसका रिस्पॉन्स कम आता। मैंने कई बार देखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में बच्चों का रिस्पॉन्स, बच्चे सोचते हैं एकदम सिंपल क्वेश्चन, और क्या है उनकी आदत पड़वा दी है, जो यूट्यूब वाले हैं सब आदत वही पढ़ा दिए हैं कि एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन वही बच्चे पसंद करते हैं और वही पेपर में आता नहीं है वो। ठीक है, अब आप कोई भी पेपर देखिए स्टेटमेंट वाइज में ज़्यादा आ रहा है आपका। ठीक है, पीसीएस खास तौर पे आपका पीसीएस ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, इस बार आपका आरओ का पेपर जो हुआ थोड़ा सा सिंपल आ गया, नहीं तो हर बार जो पीसीएस का पैटर्न है अच्छा ही रहा है। क्या है, केवल 2 आपका कथन सही है। तो याद रख लेंगे क्या है, 2 आपका सही है। अब यहाँ पर क्या कथन करा है, करें देखिए, उल्लास कार्यक्रम के तहत मिजोरम पहला राज्य बना है जो 20 मई 2025 को कार्य, ये मतलब पूर्ण साक्षर है। गोवा क्या है, गोवा में 2 अक्षर हैं तो याद रखें गोवा
दूसरा बना है। त्रिपुरा में त्रिपुरा 3 आ रहा है, तो त्रिपुरा तीसरा राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश चौथा राज्य बना है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेंगे। पहला कौन बना है? पहला मिजोरम बना है, दूसरा गोवा बना है, तीसरा त्रिपुरा बना है, चौथा हिमाचल प्रदेश बना है। ये याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ, ये देखिए दो स्टेटमेंट है, दोनों पढ़िए। पहला स्टेटमेंट सही है, बस इतना जान लीजिए। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल हरियाणा के गुरुग्राम में के मानसर में स्थित है। सही है। दूसरा का यह टर्मिनल पहली रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर लंबे समर्पित रेल लिंक से जुड़ा हुआ है। तो ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत जुड़ा हुआ है। 10 किलोमीटर, यहाँ 10 लगा दीजिए और सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, करें यह टर्मिनल हरियाणा के मानसर गुरुग्राम जिला में स्थित है। 10 किलोमीटर में समर्पित रेल लिंक से पाटली रेलवे से जुड़ा हुआ है, ना कि 20 किलोमीटर। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर करें मानेसर स्थित गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल से सालाना लगभग 4.5 लाख वाहन सीधे मालगाड़ियों से लादकर भेजे जा सकेंगे। याद रखेंगे, 4.5 लाख वाहन सीधे मालगाड़ियों से लादकर भेजे जा सकेंगे। मारुति सुजुकी ने मानेसर में देश भर में वाहनों की आपूर्ति हेतु 27 रेलवे वितरण केंद्र हब चिन्हित किए हैं। करें कितना? 27 रेलवे वितरण केंद्र हब सुनिश्चित किए हैं। तो यहाँ पर गलत है दूसरा वाला, क्योंकि दूसरा 27 नहीं है, यहाँ 17 होना चाहिए। 17 रेलवे वितरण केंद्र हब, पहला वाला आपका सही है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान पहला सही है। करें इस टर्मिनल की लगभग 4.5 लाख वाहनों की है। मारुति सुजुकी ने 17 रेलवे हब चिन्हित किए, ना कि 27। यहाँ देखिए 59। एयर इंडिया फ्लाइट A71 अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी। एयर इंडिया फ्लाइट AI-170 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी। इस विमान हादसे में 242 में से केवल 2 यात्री जीवित बचे, जबकि बाकी सभी की मृत्यु हो गई। यहाँ पर कह रहे हैं आपका कौन सा सही है और कौन सा आपका ये गलत है। ठीक है, तो ये बताइए कौन सा आपका सही है और यहाँ पर कौन सा सही है। तो यहाँ पर पहला वाला एकदम सही है। ठीक है, दूसरा वाला क्या करें? दूसरा वाला आपका गलत है। ठीक है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो यहाँ कह रहे हैं अहमदाबाद AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इस हादसे में सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे, जीवित बचे हैं। बाकी 241 लोगों की मृत्यु हो गई। एक लोग बचे हैं और सबकी मृत्यु हो गई है। करें हैं यहाँ पर, करें इस विमान हादसे में मरने वालों की कुल संख्या 260 रही है, जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल थे। यह बोइंग 787 ड्रीम लाइनर मॉडल अब तक की सबसे बड़ी घातक दुर्घटना है। करें अब तक की सबसे बड़ी घातक दुर्घटना है ये। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है? तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तो याद रख लेंगे दोनों ही सही है। यहाँ एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, कर रहे हैं दुर्घटना में विमान यात्रियों व क्रू के साथ स्थानीय लोग भी मरे, जिसमें कुल 260 हो गई है। साथ ही 2011 में आए बोइंग 787 ड्रीम लाइनर मॉडल के लिए सब पहली ये घातक दुर्घटना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ करें स्टेटमेंट। पहले है केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना में पहली बार जातिगत जनगणना शामिल की करने को मंजूरी दी है। तो 2027 की जनगणना में पहली बार जाति जनगणना शामिल हो जाएगी, केंद्र सरकार ने ये कहा। सही, एकदम सही है। जनगणना केवल राज्य सूची का विषय है, इसे राज्यों द्वारा संचालित किया जा सकता है, क्योंकि कह रहे हैं ये जनगणना केवल राज्य सूची का विषय है। तो ये गलत है, आपका पहला ही वाला सही है, राज्य सूची का विषय आपका नहीं है। जनगणना वास्तव में संघ सूची का विषय है। संविधान के 246 सातवीं अनुसूची एंट्री 69 इसे जनगणना अधिनियम 1948 व 1990 के तहत केंद्र संचालित करती है। तो जनगणना अधिनियम कौन सा है? 1948 व नियम 1990 के तहत केंद्र सरकार संचालित करती है। ये संघ सूची का विषय है जनगणना। यहाँ पर देखते हैं, करें भारत की अगली जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से हिमालयी और असमकालिक क्षेत्रों में शुरू होगा। तो कह रहे हैं पहला जो होगा वो हिमालयी राज्यों में शुरू होगा। ठीक है, दूसरा देश के बाकी हिस्सों में 1 मार्च 2027 से प्रारंभ होगी। तो बताइए दोनों में कौन सा सही है? तो दोनों ही सही है या दोनों गलत है?
भारत की अगली जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला 1 अक्टूबर 2027 से हिमालय, जैसे आपका लद्दाख हो गया, आपका यूके होगा, यूके मतलब उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये यहाँ पर शुरू होगी। ठीक है। दूसरा सामान्य स्थानों पर, याद रखिएगा, राज्य की अधिसूचना 16 जून 2025 के अनुसार पहला चरण जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड जैसे बर्फ के ढके क्षेत्रों में होगी। दूसरा ये क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से होगी और अन्य देश के भागों में 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू होगी। जो ये भी सही है। करें अब ये वाला स्टेटमेंट देखिए दोनों। करें चिनाब रेल पूर्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। तो बताइए क्या ये एकदम सही है या गलत है? अगर आपको लगेगा आपको जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है वो अच्छा क्वेश्चन है तो प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है। करें चिनाब रेलवे पुल, देखिए बीच में क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए थे जिसको आपको हो सकता है नियम अधिनियम आया था ना समझ में आया, लेकिन कुछ क्वेश्चन अब उसमें नियम अधिनियम आया है तो जो आपके मैगजीन में है उसको तो मैं दूंगा ही। अब टफ है तो ऐसा नहीं कि मैं दूंगा नहीं, तो जो भी टफ है तब वो भी दूंगा, लेकिन हाँ वो ना समझ में आया होगा तो वो आप 1-2 बार वीडियो और देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको पूरी तरह से। ठीक है। ये एक बार आप मैगजीन पढ़ लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चिनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज है जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। चिनाब रेल पुल एफिल टावर से लगभग 35 मीटर अधिक ऊंचा है। तो ये करें दोनों में कौन सा कथन आपका सही है? तो दोनों ही कथन आपका सही है। चिनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। ठीक है। और ये एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। दोनों ही आपका सही है, वही एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यहाँ कह रहे हैं कि चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को किया। यह पुल दादुहे रेलवे ब्रिज चीन से भी ऊंचा है। कह रहे हैं यह पुल दादुहे रेल ब्रिज चीन से भी ऊंचा है, तो ये गलत है। ठीक है। पहला वाला आपका सही है। कह रहे हैं यहाँ पर 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन किया। हालांकि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। जब आर्च की बात आए, आर्च ब्रिज, ठीक है, तो आर्च ब्रिज में ये सबसे ऊंचा है, लेकिन समग्र रूप से देखें तो चीन का दादुहे रेलवे ब्रिज जो 380 मीटर है, इसकी ऊंचाई 359 मीटर से अधिक है। ठीक है। तो याद रख लेंगे चीन का दादुए रेलवे ब्रिज 380 मीटर है और इसके हमारे कितनी है 359 मीटर। तो याद रखें 359 याद रख लेंगे, 359 याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं चिनाब रेल पुल की कुल लंबाई, ऊंचाई तो आप बता दिए 359 है, लंबाई कितनी है? जैसे ये लंबा है पूरा ना, ये लंबाई कितनी है? तो लंबाई कितना है? 1315 मीटर कह रहे हैं इसकी लंबाई है। कह रहे हैं 1315 मीटर लंबाई, एकदम सही है। इस पुल का कोंकण रेलवे को कारपोरेशन ने आईआईटी और डीआरडीओ के सहयोग से बनाया है। तो दोनों ही आपका सही है, सी वाला आपका सही है, दोनों ही आपका ये सही है। चिनाब रेलवे पुल की लंबाई 1315 मीटर है और कोंकण रेलवे कारपोरेशन आईआईटी और डीआरडीओ के सहयोग से तैयार किया गया है। करें घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना 1980 मेगावाट उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। करें ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है, एकदम सही है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना 1980 मेगावाट उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर देखते हैं क्या करें। कह रहे हैं यह परियोजना एनएलसी इंडिया लिमिटेड यूपीआरवी यूनियल के संयुक्त उपक्रम नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड एनयूपीपीएल द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो क्या इसके द्वारा, हाँ दोनों ही आपका स्टेटमेंट सही है, याद रख लेंगे। ठीक है। यह परियोजना कानपुर नगर में स्थापित है। ठीक है। एनएलसी इंडिया और यूपीआरयूवीएनएल 49% संयुक्त कंपनी चल रही है। करें घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की इकाई फर्स्ट 660 मेगावाट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2025 को राष्ट्रपति को समर्पित किया। तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की इकाई 660 मेगावाट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2025 को राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति झारखंड के दुमका जिले में स्थित पचवारा साउथ कोल ब्लॉक से सुनिश्चित की जाएगी। कहाँ से? याद रख लेंगे झारखंड के दुमका जिले में स्थित पचवारा साउथ कोल ब्लॉक से सुनिश्चित की जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है?
तो दोनों ही आपका कथन सही है। तो याद रख लेंगे कौन सा है, दोनों ही कथन आपका सही है। इकाई, यहाँ क्या करें, इकाई फर्स्ट 2025 राष्ट्र को समर्पित की गई है। परियोजना कोयला झारखंड से लाया जाएगा। करें 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में लोक माता देवी अहिल्या बाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया। तो याद रख लेंगे 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल की लोक माता अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में 300 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ठीक है, तो ये दोनों आपका कथन है। तो बताइए दोनों कथन सही है कि नहीं, दोनों ही कथन आपका सही है। तो याद रख लेंगे क्या है, दोनों की कथन। तो देवी अहिल्याबाई की कौन सी 300वीं जयंती थी, उनके उपलक्ष्य में 300 रुपये का स्मारक डाक टिकट प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया। भोपाल की लोकमाता अहिल्याबाई सशक्तिकरण महासम्मेलन में प्रधानमंत्री ने 31 मई 2025 को क्या किया, भाग लिया वहां पे उन्होंने। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। करें ये देखिए, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार 2025 बस्तर की जनजातीय महिला कलाकार डॉक्टर जयमित कस्तब को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया, करें डॉक्टर जयमित कस्तब को प्रदान किया गया, एकदम सही है। कह रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को चौंडी गांव वर्तमान अहिल्यानगर महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। तो ये भी सही, दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। दोनों ही स्टेटमेंट आपको सही से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जयमित कस्तब को प्रदान किया गया। यहाँ पर देखते हैं, करें डॉक्टर जयमित कस्तब को जनजातीय लोक कलाओं और में योगदान हेतु राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार मिला है। अहिल्याबाई का जन्म 1725 में चौड़ी अहमदनगर में हुआ था। उन्होंने महेश्वरी को राजधानी बनाकर उसे कला संस्कृति का केंद्र बनाया। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किस उद्देश्य से शुरू की गई। तो याद रखेंगे ये किस उद्देश्य से शुरू की गई है, ये बताना है। तो ये बड़े बांध के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। किसको, बड़े बांध के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए करें, ये किस उद्देश्य से शुरू किया गया हम, तो ये आपका सॉरी, बड़े बांध को बढ़ावा नहीं, ये जल संकट वाले क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ाकर सिंचाई और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जल संकट वाले भूजल स्तर, यहाँ पर ये देखते हैं, करें करें ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन दो संयुक्त राज्यों की पहल है। तो ये ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त पहल है, ये बताना है। तो ये किन दो राज्यों के, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त पहल है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, यह परियोजना 10 मई 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर में शुरू किया गया था। ठीक है, करें 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने लिया। तो पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी किसने लिया, तो ये लिया है द रेजिस्टेंस फ्रंट ने लिया है। तो याद रखेंगे द रेजिस्टेंस फ्रंट ने लिया है। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है, जिसे पाकिस्तान आधारित लश्कर ए तैयबा का मुखौटा संगठन माना जाता है। करें पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने किस नाम से सैन्य कार्रवाई की। तो ऑपरेशन सिंदूर नाम से सैन्य कार्रवाई की। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने किस नाम से सैन्य कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर नाम से क्या है, सैन्य कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई 2025 को रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के भीतर 9 आतंकी ठिकानों पर प्रहार किया। पाकिस्तान के पहलगाम आतंकी हमले 22 अप्रैल 2025 को भारत की सुरक्षा मामलों में की कैबिनेट समिति ने किस संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया। तो वो कौन सी संधि है, तो इस सिंधु जल संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया। तो यहाँ याद रख लेंगे, सिंधु जल संधि 23 अप्रैल 2025 को 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया कैबिनेट कमेटी ने। तो याद रख लेंगे, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, याद रखिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 22 अप्रैल 2025 को 23 अप्रैल 2025 को 1960 की सिंधु जल समझौता को स्थगित करने का निर्णय लिया। यहाँ पकड़ रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से किस सीमा द्वार को बंद करने का निर्णय लिया है।
भारत सरकार ने। तो भारत सरकार ने क्या किया है, अटारी बाघा सीमा को, याद रखेंगे, अटारी बाघा सीमा को बंद करने का निर्णय लिया है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से किस सीमा द्वार को बंद करने का निर्णय लिया, तो अटारी बाघा सीमा को बंद करने का निर्णय लिया। कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी ने हमले के बाद पाकिस्तान के से संपर्क और आवागमन समिति करने हेतु अटारी बाघा सीमा चेकपोस्ट को तत्काल बंद करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर देखते हैं 76 नंबर का करें, ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया, जिसमें लश्कर ए तैयबा का कमांडर खालिद उर्फ अबू आक्सा भी शामिल था। करें खालिद उर्फ अबू आक्सा भी इसमें शामिल था। तो ये करें पहला ऑप्शन क्या करा, पहला सही है कि नहीं, पहला एकदम आपका क्या है, पहला एकदम आपका सही है। ठीक है, दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या यहाँ पर है, तो दूसरा कह रहे हैं पाकिस्तान के बुनियाल अल मसूल नाम से जवाबी ऑपरेशन चलाने का दावा किया। पाकिस्तान ने क्या, बुनियाल अल मसूल नाम से, जिसके तहत भारतीय ठिकानों को ड्रोन मिसाइलों के तहत निशाना बनाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही ये भी सही। युद्ध विराम 10 मई 2025 को रात 10 बजे से प्रभावित हुई, रात 10 बजे से नहीं, 7 बजे से, वो 5 बजे से। युद्ध विराम 10 मई 2025 को 7 बजे, 5 बजे शाम से प्रभावित हुआ, ना कि 10 बजे। 10 बजे तक एक हमला पाकिस्तान ने और कर दिया था। ठीक है, युद्ध विराम होते हुए भी उसने हमला कर दिया था। प्रधानमंत्री ने 12 मई 2025 को राष्ट्र के नाम पर संशोधित घोषणा की कि परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार नहीं होगा। कह रहे हैं 12 मई 2025 को राष्ट्र के नाम से घोषणा की प्रधानमंत्री ने कि परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, तो ये एकदम ये सही है, तो एकदम सही है, प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की। दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार, याद रखें, पूर्णम कुमार साको 14 मई 2025 को रिहा कर दिया गया। पूर्ण कुमार साको 14 मई 2025 को रिहा कर दिया गया, ये भी सही है आपका। पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकियों में आईसी 814 अपहरण और पुलवामा हमले के साजिशकर्ता शामिल थे, तो एकदम सही है। ठीक है, तीनों ही आपका स्टेटमेंट आपका सही है। प्रधानमंत्री ने 4 सिद्धांत दिए, प्रधानमंत्री ने 4 सिद्धांत दिए, जिसमें पहला क्या था, परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार नहीं होगा। पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शाह को 14 मई को छोड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर में आईसी पुलवामा साजिशकर्ता को भी खत्म किया गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या करें, फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों को 2 लाख रुपए का बीमा कवर करता है। कितने लाख का, करें 2 लाख रुपए का बीमा कवर करता है, ये एकदम सही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में 18 से 50 वर्ष की आयु में 2 लाख का बीमा कवर करता है, ये तो सही है। दूसरा कह रहे हैं प्रधानमंत्री जीवन बीमा 18 से 60 आयु के लोगों तक लागू होती है, जिसका प्रीमियम 20 वर्ष का नहीं। यहाँ पर 18 से 70 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, ये जीवन ज्योति में 18 से 50 हो गया जीवन ज्योति में, और सुरक्षा बीमा योजना में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 18 से 70 वर्ष सुरक्षा बीमा योजना। इसका प्रीमियम 20 वर्ष तक है। ठीक है, 20 मतलब 20 ये इसका प्रीमियम 20 और ये तो सही है आपका, लेकिन आपका ये 1870 होना चाहिए। अटल पेंशन योजना 18 से 40 आयु के लोग शामिल हो सकते हैं, जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 प्रतिमाह पेंशन की गारंटी है। तो याद रख लेंगे क्या है यहाँ पर, क्या है, जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद क्या है, 18 से 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 पेंशन की गारंटी है। 18 से 40 से यहाँ पर कुछ पेंशन मतलब कुछ प्रीमियम जमा करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दूसरा वाला गलत है, पहला और तीसरा आपका सही है, ये याद रख लेंगे। 70 का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम 436 रुपए है। करें कि इसकी वार्षिक प्रीमियम कितना है, 436, एकदम सही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पूर्ण विकलांगता और मृत्यु पर बीमा राशि 2 लाख रुपए है, तो एकदम सही है। अटल पेंशन योजना में लगभग 47% महिलाएं नामांकन है, तो अटल पेंशन योजना में लगभग 47% महिलाएं क्या है, ये नामांकन है, तो ये यहाँ पर कौन सा सही है, तो तीनों ही आपका सही है। ठीक है, तो अटल पेंशन में 47% महिलाएं सहभागिता है। चलते हैं यहाँ पर, तीनों ही आपका स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर देखते हैं क्या करा है, करें विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का आयोजन कहाँ किया गया, तो करें वेव्स का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया, तो ये मुंबई में किया गया।
तो वेब्स का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में ही किया गया। करें वेव्स 2025 भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 1 से 4 मई 2025 को आयोजित किया गया। यह मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। ठीक है, तो याद रखेंगे। वेव्स 2025 का मूल मंत्र क्या था? तो करें वेव्स 2025 का मूल मंत्र था कनेक्टिंग क्रिएटर एंड कनेक्टिंग कंट्रीज। याद रखेंगे, कनेक्टिंग क्रिएटर एंड कनेक्टिंग कंट्रीज। कनेक्टिंग क्रिएटर एंड कनेक्टिंग कंट्रीज सृजनाकारों को जोड़ना, देश को जोड़ना। याद रखिएगा, इसका क्या था? मूल मंत्र था। वेब 2025 का मूल मंत्र था कनेक्टिंग क्रिएटर, कनेक्टिंग कंट्रीज, सृजनाकारों को जोड़ना और देशों को जोड़ना। देखिए, वेब्स 2025 की परिकल्पना कनेक्टिंग क्रिएटर, कनेक्टिंग कंट्रीज के मूल मंत्र पर आधारित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक कलाकारों, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को जोड़ना था। यहाँ पर देखिए 82 नंबर का क्या था? करें वेब्स 2025 भारत सरकार द्वारा आयोजित पहला वैश्विक मीडिया और मनोरंजन शिखर सम्मेलन था। वेब्स क्या था? वेब्स भारत सरकार द्वारा आयोजित पहला वैश्विक मीडिया और मनोरंजन शिखर सम्मेलन था। इसका आयोजन कह रहे हैं चेन्नई में किया गया। करें इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर? चेन्नई में किया गया। तो यहाँ पर कौन सा कथ, कथन आपका सही है? एक मिनट, ये तो हो गया था। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? पहला वाला तो सही है, तो अभी मुंबई में किया। अभी तो हम ऊपर ही बताया था ना, मुंबई में किया गया। तो ये वाला पहला वाला सही है। इसका आयोजन कहाँ पर? मुंबई में किया गया। वेब्स 2025 सचमुच भारत सरकार का एक पहला वैश्विक एम मीडिया एंड इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन है। इसका आयोजन मुंबई में हुआ, ना कि चेन्नई में हुआ। ठीक है, अब कह रहे हैं वेब्स 2025 के दौरान देवी चौधरानी को भारत यूके की पहली आधिकारिक सह निर्मित फिल्म घोषित किया गया। वेब्स 2025 एक लक्ष्य 2029 भारत को डॉलर अरब 50 अरब डॉलर का मीडिया और मनोरंजन बाजार बनाना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा आपका यहाँ पर सही है? तो दोनों ही कथन सही है। तो याद रख लेंगे, आपका दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, बट व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो व्याख्या नहीं करता, लेकिन दोनों कथन सही है। वेब्स 2025 में देवी चौधरानी को भारत यूके की पहली आधिकारिक सह निर्मित फिल्म घोषित किया गया। साथ ही भारत ने 2029 तक 50 अरब डॉलर का मनोरंजन एंटरटेनमेंट बाजार बनाने का लक्ष्य भी रखा है। ये दोनों कथन दोनों स्वतंत्र है एक दूसरे से। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर? करें फरवरी मार्च 2025 में केंद्र ने तमिलनाडु से मिलने वाली एसएसए और पीएम श्री योजनाओं की 2152 करोड़ की राशि एनईपी 2020 न अपनाने के कारण रोक दी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई 2025 को निर्णय में स्पष्ट किया कि किसी राज्य को एनईपी लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। करें जो ये एनईपी किसी राज्य को, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है न्यू, तो ये क्या है? इसको किसी राज्य को लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बताना है कौन सा। तो ये याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने वास्तव में 2152 करोड़ रुपए की राशि रोकी और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एनईपी को लागू करने का किसी राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता। दोनों ही कथन आपका सही है। एनईपी 2020 के त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पहली भाषा मातृभाषा स्थानीय भाषा होगी, दूसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य तीसरी भाषा कोई विदेशी भाषा हो सकती है। ठीक है, ये कह रहे हैं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? संसद की शिक्षा स्थायी समिति ने मार्च 2025 में फंड रोकने और असंवैधानिक और संघीय भावना के विरुद्ध बताया है। तो कह रहे हैं असंवैधानिक और संघीय भावना के विरुद्ध बताया है। तो कौन सा सही है? तो केवल दो वाला आपका सही है। ठीक है, तो याद रख लेंगे, दो वाला कथन सही है। एनईपी 2020 इसकी तीसरी भाषा वाला प्रावधान केवल भारतीय भाषा पर आधारित है, विदेशी भाषा पर नहीं। समिति ने फंड रोकने के लिए असंवैधानिक कहा है। ठीक है, तो याद रख लेंगे। यहाँ देखिए, कन्या बिंझिगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। तो पहला ये कह रहे हैं। तो ये सही है कि गलत है? तो ये आपका सही, एकदम सही है।
बिजंगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम में स्थित है और यह भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट है बंदरगाह है। तो ये वाला एकदम सही है। बिंजंगम को 2 मई 2025 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो बिंजंगम बंदरगाह को 2 मई 2025 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। तो याद रखेंगे, ये आपको सही है। बस 86 क्वेश्चन थे। इसके बाद अब आपका क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय का चलेगा, क्योंकि इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, इसी प्लेलिस्ट में है। अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन में जाएंगे, वो सेम टू सेम उसी टॉपिक का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो दोबारा करवाने का कोई मतलब नहीं है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय वाला सेक्शन लाएंगे। तो ये आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।